सभी लोग जितने भी लोग यहाँ हैं, आई होप के सभी लोग यहाँ अच्छे से मजे ले रहे होंगे। हमारा ओरिजिन एलजेनस का ऊपर नीचे होते रहता है रेट, लेकिन उसके बावजूद भी दाद देनी पड़ेगी हमारी टीम को कि लोग लगे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रॉयल टीम है उसमें चीज़ें सिखाई जाती है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है हमारे ग्रेट मेंटोर अमरदीप सर। वो हमें बार बार आके अच्छे से नॉलेज देते हैं। तो जो जितने लोग यहाँ अभी 143 लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, अपने अपने टीम को एक बार अगर हो सके तो इनवाइट कीजिए, क्योंकि जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है। और हमारा टैगलाइन भी है, नॉलेज इज इक्वल टू मनी, यानी जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे लोग लॉस कर जाते हैं, खास करके क्रिप्टो करेंसी में। और खास करके एलजेनएस में भी बहुत सारे लोगों का कभी लॉस होता है क्योंकि नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो हमारा जो रॉयल टीम है उसका एक ही मोटिव है कि लोगों को नॉलेज देना और आगे बढ़ना, खुद भी आगे बढ़ना और अपनी टीम को भी आगे बढ़वाना। तो कितने लोग सभी लोग ये चाहते होंगे कि वो अपने साथ साथ अपने टीम वाले को भी आगे बढ़ाना चाहते होंगे। तो अपने अपनी टीम को अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी इनवाइट कीजिए। सभी को पता है कि जैसा कि हर दिन नए नए ट्रेनर आते हैं और कुछ ना कुछ हमें नई नई चीज़ें सिखाए जाते हैं, सिखा के जाते हैं। सभी ट्रेनरों का मैं दिल से आभार हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग अपना रिसर्च करके अपनी चीज़ें सीख कर हम लोगों तक पहुँचाते हैं, जिनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। तो उन्हीं में से आज के जो ट्रेनर है, आज की जो मेंटोर है, यानी हमारी अनामिका मैम, इनसे मैं लगभग बहुत सालों से वर्क कर रहा हूँ। और इनका मतलब रिसर्च करने का और जो इनका नॉलेज करने का एक आदत है, ये बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं और कोई भी बात बगैर रिसर्च करके लोगों तक नहीं पहुंचाती हैं। तो आज ऐसे ही ग्रेट मेंटोर से हमें सीखने को मिलेगा। आज वो सारी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें वो हमें बताएंगी, अच्छे से गाइड करेंगी, क्योंकि वो नॉलेज रखती हैं, रिसर्च करके आती हैं हम ही हमारे लिए। ताकि उनका एक ही मोटिव है, जैसा कि हमारी टीम का मोटिव है कि लोगों को नॉलेज देना, नॉलेज देकर आगे बढ़ाना, उनका भी वही है। स्वभाव बहुत अच्छा है क्योंकि मैं उनके साथ वर्क करता हूँ और मेरी अपलाइन भी है। और साथ ही साथ जो है मेंटोर भी हैं, बहुत गाइड करती हैं। तो आज हम सभी को मौका मिला है उनसे कुछ सीखने का। तो सभी लोग तैयार रहें। और मैम के वेलकम के लिए सभी लोग चैट बॉक्स में आप वेलकम लिख सकते हैं या फिर हैंड रेस करके मैम मैम का वेलकम कर सकते हैं, क्योंकि उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें ये करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से आके सिखाएं। और सीखने जो सीखता जिस दिन कहते हैं, एक कहावत है कि सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। ठीक है। तो हमारी टीम का तो यही है कि सभी लोग सीखने की चाहत रखते हैं। और जितने लोग यहाँ है 152 लोग, सभी लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि सभी लोग अपना अपना टाइम निकाल कर हर दिन डेली यहाँ सीखने आते हैं। और इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि बहुत सारे लोग अभी इस टाइम में, कुछ लोग अपने काम में बिजी होंगे, कुछ लोग बिस्तर पे होंगे, लेकिन हमारी टीम जितने यहाँ लोग हैं, लोगों को दाद देना पड़ेगा कि लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। तो सभी लोगों का फिर से इस्तकबाल है और मैम का वेलकम कीजिए। आपका, अनामिका मैम, आपका मोस्ट वेलकम है इस पैनल में, आके हम सभी को गाइड करें। जी, वेलकम। थैंक यू सो मच नाहिद जी, थैंक यू सो मच। मुझे आज काफी दिनों के बाद नाहिद जी होस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग पर्सनल सेशन करते थे तो साथ में हम लोग इस तरीके से चीजें करते थे। ठीक है, तो
आज जो है जो सेशन हो रहा है सबका, इस सेशन में वेलकम है। और सबको जैसे नाई जी ने बता दिया, ठीक है, मेरा नाम अनामिका गुप्ता है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और सब लोगों ने कई बार मुझे सुना हुआ है, और मैं कुछ जैसा भी होता है मैं कुछ सीख करके आपको जो है सिखाने की कोशिश करती हूँ। और बाय प्रोफेशन में बात करूँ तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और लेकिन ये है कि मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, मैं नया चीज सीखना पसंद करती हूँ। और उसके बाद उस पे मैं जब तक पूरा, जैसे सर ने नाई जी ने भी बोल दिया कि भाई जब तक मैं थोड़ा डीप रिसर्च नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं थोड़ा डिसीजन नहीं लेती हूँ। लेकिन देखिए क्रिप्टो है, इसमें आप कितना भी क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको नॉलेज पे काम करना होगा, ठीक है। आज की डेट में देखिए अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर मैं देखना चाह रही हूँ, जरा से देखूं कि कितने लोग एक्टिव हैं। तो हैंड रेस कीजिए जरा, कि कितने लोग एक्टिव हैं। 18, लगभग 15, 15, 16% लगभग 18-19 के करीब जो है लोग जो है अभी एक्टिव है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन तो हो गए लेकिन किसी न किसी काम में बिजी होंगे, है ना। तो चलिए, जो भी लोग हैं और जो भी सीरियस पर्सन है उनके लिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। और देखिए आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, मैं क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि हमें इसका जब तक हमें बेस और हमें ये नहीं क्लियर होगा कि ये चीज का फ्यूचर क्या है, ठीक है, तब तक हमको चीजें समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्ट जो है क्या कहते हैं इस फील्ड में हमें क्या करना है और क्यों करना है, ठीक है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा अपना जो है स्क्रीन शेयर करके मैंने कुछ पीडीएफ रेडी किया है। और लास्ट में देखिए अगर आप लोग बने रहोगे तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी जरूर ले लूंगी, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में बने रहेंगे तभी, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कुछ चीजें एजुकेशन दे दूं, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। तो चैट के माध्यम से जो भी आप क्वेश्चन लास्ट में लीजिएगा, अभी तो फिलहाल नहीं, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए स्टार्टिंग में ये हमारा कोई डिस्क्लेमर है कि मैं कोई किसी भी तरीके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं चीजें सीखती हूँ, सीखने के बाद मैं रिसर्च करने के बाद जाकर के मैं उस चीज पे मैं जो भी एजुकेशन लेती हूँ, जो कि हमारे माध्यम है, हमारे पास जो भी हमारा मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है, उस तरह से हम चैट जीपीटी और बहुत सारी चीजों को यूज करके हम चीजें सीखते हैं। उसके बाद हम चीजें सिखाने पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब रॉयल टीम हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अगर इस रॉयल टीम की बात की जाए तो हम लोग दो, इस टीम का उद्देश्य है लोगों को सफलता की राह दिखाना, फाइनेंशियल एजुकेशन देना, स्कैम से बचाना, और क्रिप्टो जैसे जो अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां से उनको बचाना। उसके अलावा जो है अ, आपको कर्ज से मुक्ति देना, आदर्शवादी और आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति बनाना, और निस्वार्थ भाव से आपको समाज के कल्याण के लिए आपको अग्रसर कराना, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डिस्क्लेमर है। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे लिखा हुआ है कि डिजिटल मनी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी। यानी क्रिप्टो करेंसी को अगर आप अगर एक शॉर्ट फॉर्म में अगर समझना चाहते हो तो ये है क्या, एक डिजिटल मनी है, और ये टेक्नोलॉजी पे चलती है, और ये काफी ज्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्रिप्टो करेंसी का जो है ट्रेंड इस समय चल रहा है। तो अभी क्या है कि अगर इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम सोचते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट क्या कहते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको कुछ आप लोग देखिए, ये एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब तक आपको इसकी पावर नहीं पता होगी आप किसी को भी कुछ भी कन्वे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इससे जो भी जो पॉइंट्स है, क्योंकि जो मैंने ये सारे जितने पॉइंट्स हैं चैट जीपीटी या फिर आपको जो भी हमारा जो एआई होता है उस इसके थ्रू ही मैंने इसको मतलब इसको रिसर्च किया है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल है, वर्चुअल करेंसी होती है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। इसमें बैंक और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, डीप
क्योंकि इसमें बैंक सरकार नहीं होती, इसलिए ये डिसेंट्रलाइज होता है। और लेन देन और इंटरनेट के जरिए सीधे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बीच में होता है, यानी आपस में ही P2P। जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी, जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, तो धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने क्या, बार्टर सिस्टम था, ठीक है। लोग इधर से प्रोडक्ट दे करके दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते, तो वो क्या होता था, उसमें बीच में कोई भी नहीं होता था। जहां पर भी बीच में बिचौलिया नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। लेन देन इंटरनेट के जरिए सीधे व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में होता है। तो इंटरनेट के थ्रू जो है, कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री या देश में या दूसरे शहर में, इंटरनेट के थ्रू ही मतलब कि ट्रांजेक्शन कर सकता है। सभी ट्रांजेक्शन सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इसमें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि उनके बीच में जो भी होगा, वो बीच में वो वो मतलब कि पूरा सिक्योर हो जाता है, यानी कि क्रिप्टो यानी छुपा हुआ होता है। उसका उपयोग, जैसे कि हम इनक्रिप्टेड वर्ड सुनते हैं व्हाट्सएप में, तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी को जब भी कुछ भी शेयर करते हो, मतलब मैसेज देते हो, तो वो क्या होता है कि वो इनकरिप्टेड होता है। वो उसी पर्सन को दिखेगा जिस पर्सन के पास वो मतलब मैसेज गया है, ठीक है। तो बीच में वो जो उसका जो लैंग्वेज है चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो कुछ कोडिंग में हो जाता है, तो उसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसमें हैकिंग, इसलिए जिससे ये हैकिंग मुश्किल हो जाती है। इसे डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, बीएनबी, ये सब चीजें जो है, ये इसके कुछ क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है। और क्रिप्टो से पेमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की जा सकती है। तो ये तीन तरीके की चीज में यूज हो रहा है, यानी कि आप पेमेंट के तरीके से यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हो, ट्रेडिंग यानी कि जैसे कि लोग करते हैं कि भाई थोड़ा सा नीचे गया तो खरीद लिया, जोड़ा ऊपर गया तो बेच दिया। तो उस तरीके से लोग इनकम जनरेट करते हैं। इसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये इसकी जो है मतलब कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर में हमें इस पर क्यों काम करना चाहिए, क्यों दूसरों को इसको समझना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, क्योंकि इसके अंदर मिडिल मैन नहीं होता, इसलिए ये बहुत मतलब कि लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। और फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि इसमें जो जो ट्रांजेक्शन होंगे वो फास्ट होते हैं, और ट्रांजेक्शन का इसका लो होता है, ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट होती है। और सिक्योर ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लॉकचेन पे चलता है, इस वजह से ये सिक्योर होता है। और ग्लोबल पेमेंट विदाउट बॉर्डर, ग्लोबली जो है ये जो पेमेंट सिस्टम चलता है, और जो है क्या कहते हैं, इसमें कोई बॉर्डर मैटर नहीं करती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे चाइना से लेके साउथ कोरिया, मतलब आपका पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, मतलब हर जगह के कंट्री के लोग जो है जुड़े हुए हैं। और आराम से भी जैसे मतलब कि पेमेंट कहीं भी कोई भी किसी को भी कर सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल पेमेंट विदाउट बॉर्डर, बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसमें क्या है कि किसी तरीके कोई भी बैंक की जरूरत नहीं होती है, यानी कि हर इंसान अपना खुद ही अपना फंड रख रहा है और अपने हिसाब से उसको यूज कर रहा है, किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, एक इन्वेस्टमेंट है और वेल्थ, पैसा बनाने की एक एक मौका है इसमें, अगर आप चाहो तो, ठीक है। डेफी डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि इसमें लोन, स्टेकिंग एंड यील्ड फार्मिंग, यानी कि बहुत सारे अभी क्या है, डेफी प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि भाई देखो, बैंक जो है कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटी देता है, लेकिन आपको यूज भी करता है, ठीक है। आपका लगता है कि जिसको नॉलेज नहीं है, जो जैसे पुराना सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, जिनको वो पुरानी सोच वाले हैं, वो उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो नए लोग हैं वो अब इस चीज को समझ रहे हैं कि हमें उनकी जरूरत नहीं है ना। यानी कि हमारा पैसा, तो इसमें क्या है कि डेफी प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि आपको मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलते हैं, जिसमें हम अगर डेफी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो आपका आवे आवे है, तो आप जाके तो रिसर्च भी कर सकते हैं। बाकी हमारा जो ओरिजिनल एलजीएनएस है ये भी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो है ऑटोमेटिक चलता है। इसमें किसी, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए कि हाँ, हमें रूल्स बने हुए हैं कि भाई हमें हेलमेट पहनना है, हमें अपने ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस रखना है, जो भी हो, जैसे जो भी रूल्स और लॉज होते हैं, तो उसको फॉलो कराने के लिए किसी न किसी को बीच में रखा जाता है। यानी कि आप अगर मान लीजिए ट्रैफिक में जा रहे हो, तो ट्रैफिक पुलिस होती है या रेड लाइट
सारी चीजें आपका कोई ना कोई, अगर मान लीजिए जैसे कैमरे से फोटो खींच लिया तो आपके पास वो आ जाता है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, जो आपका चालान होता है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। बीच में जब कोई पर्सन होता है तो वो क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको हेलमेट के बिना किसी ने पकड़ लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप हो सकता है कि भाई कह दो कि भाई क्या कहते हैं भाई मुझे छोड़ दो, तो कहेंगे भाई ठीक है 1,000 रुपए दे दो हम छोड़ देंगे। तो वो पर्सन क्या है कि वहां पे लालच आ गया, है ना। तो उसमें वो क्या होता है कि क्या कहते हैं वो उस टाइम पे वो पैसा लेके बेबी के आपको छोड़ दे, है ना। और अगर आपकी मजबूरी हुई तो आपसे ज्यादा पैसे भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि करप्शन फैलता है। अब क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो मतलब कि वो एक रूल्स और रेगुलेशन की फाइल है। वो सीधा सा बात है कि आप इस चीज को, आपने इस रूल को अगर अगर डिनाई नहीं किया तो वो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप कर देते हो, अगर नहीं करते हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब ये नहीं कि किसी तरीके से किसी तरीके करप्शन को बचाने के लिए इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है, ठीक है। सपोर्ट फॉर वेब 3 एनएफटी एंड मेटावर्स, यानी कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वेब 3 को, देखिए वेब 3 एक, मैं अभी एक बार और एक मैं सेशन लेना पसंद करूंगी जिसमें मैं वेब 1 वेब 2 और वेब 3 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि देखिए बेस यही है। आप लोग अगर जितने भी लोग हो यहाँ पर, अगर सीरियस लोग जितने भी हैं, अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी में कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो ये वेब को जरूर समझिए कि वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है और 3.0 क्या है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये जो 3.0 है ये कितनी ज्यादा जरूरत है इस टाइम की, ठीक है। फ्यूचर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। इस यहाँ की जो फ्यूचर है डिजिटल इकोनॉमी की क्या है, मतलब ये फ्यूचर है, ये जो आने वाले समय के डिजिटल इकोनॉमी का, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो देखिए ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आप भी रिसर्च कर सकते हो वैसे, ठीक है। लेकिन ये जो किस तरीके के क्वाइंस हैं मार्केट में उसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जो हमारी मदर करेंसी है वो है बिटकॉइन बीटीसी, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, जो कि 2008 में एक्सप्लोर करने के बाद 2009 में लॉन्च कर दिया गया था, जो कि इसकी माइनिंग अभी भी चल रही है और 2040 तक चलेगी, ठीक है। तो अब बीटीसी मेन है जिसको मदर कॉइन बोला जाता है। दूसरा क्या है, ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन्स में वो कॉइन्स होते हैं, जितने भी जो दूसरे कॉइन्स हैं जो अपनी ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, जैसे बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, ये सारे ऑल्ट कॉइन्स में आते हैं, ठीक है। तीसरा है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जैसे कि यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई, ये सब सब क्या है, स्टेबल कॉइन है। जैसे हमारा स्टेबल ए करेंसी पे भी बात हो रही है, तो वो भी जब स्टेबल हो जाएगा तो वो भी स्टेबल कॉइन में आएगा, ठीक है। यूटिलिटी टोकन्स यूज्ड फॉर सर्विस, जैसे कि ऐसे टोकन्स जो मतलब कि जिसका मतलब कि कोई यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए आप BP20 का यूज कर रहे हो यूएसडीटी, तो वो बीएनबी की ब्लॉकचेन पे चलेगा। अगर ईटीएच, अगर आप इथेरियम जो है ERC20 यूज कर रहे हो तो ईटीएच में उस पे चलेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये पता है कि मतलब इथेरियम जो स्टार्ट हुआ था, अब धीरे धीरे बढ़ते हुए कितना चला गया, और बीएनबी भी उसी उसी तरीके से काम कर रहा है। तो उसमें क्या, गैस फीस के रूप में जब कोई टोकन्स का मतलब कि कोई कॉइन्स का यूज होता है, तो वो क्या हो गए, यूटिलिटी टोकन्स हो गए। गवर्नेंस टोकन, जैसे कि गवर्नेंस टोकन ऐसे टोकन्स होते हैं जिनको वोटिंग के लिए, राइट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप कल का सबको पता है कि आईएलओ लॉन्च हुआ था, ठीक है। आईएलओ लॉन्च होने पर क्या हुआ कि वहां पर क्या कहते हैं लिक्विडिटी मांगी गई थी, ठीक है। तो 10 करोड़, सबको पता है कि 10 करोड़ के जो है डॉलर का जो है वहां पर सारा जो है कंप्लीट हो गया उनका। लेकिन वहां पर गवर्नेंस टोकन भी दिए जा रहे थे, ठीक है। गवर्नेंस टोकन दिया गया है जो कि 10,000 से मतलब कि लगभग जो है 80%, मतलब कि 8% दिया गया है, ठीक है। पहले राउंड में 8% दिया गया है, ठीक है। तो वो 8% जो है वो गवर्नेंस टोकन है, जो कि वोटिंग राइट्स, यानी कि जब भी कोई D5 प्रोजेक्ट होता है उसमें वोटिंग राइट मिलने का जो मतलब जिसके पास जितने गवर्नेंस टोकन होंगे वो वोट वोट करने का अधिकारी हो जाता है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना। देखिए सीधी सी बात है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उस प्रोजेक्ट में क्या होता है, भाई प्रोजेक्ट है, तो अगर आप मान लीजिए आप उस प्रोजेक्ट में ये चीज नहीं चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है भाई। अगर मान लीजिए आपके अगर नॉर्मल जिंदा है तो वो तो भाई वो करेगी, जैसे कि कई चीजें मतलब वो पोटेंशियल वो कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि नारेबाजी उजी करते हैं। तो क्या है कि आप यहाँ पर
वो कर सकते हो, यानी कि गवर्नेंस टोकन के थ्रू आप अपना वोट करोगे कि हमें ये चीज एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। फिर सिक्योरिटी टोकन जो होते हैं वो एसेट बैक टोकन होते हैं, जो मतलब सिक्योरिटी के फॉर्म में यूज होते हैं। और मीम कॉइन जो होता है, ये सिर्फ जो है कम्युनिटी ड्रिवन होता है, यानी कि इसमें एक तरीके से समझ लीजिए ये ब्लॉकचेन पर एक टॉय है, समझिए मेरे हिसाब से, मैं तो इसको एक खिलौना समझती हूँ। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं जो जैसे डॉज कॉइन है, शिबायू है, या फिर जो ट्रम्प कॉइन है, इन लोगों ने क्या किया, अपने नाम का कॉइन लॉन्च कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पब्लिक के साथ एक तरीके से प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिटी आती है तो पैसा बन जाता है, कम्युनिटी वही जो जो लोग पहले वाले होते हैं पैसा बना करके उन निकल जाते हैं। ठीक है, तो कई लोग इसमें लॉस भी करते हैं। तो मीम कॉइन को बहुत ज्यादा मैं उसमें अब डेफी टोकन्स वो होता है जिससे फाइनेंस को यूज करने के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारा डेफी टोकन्स हमारा जो है ओरिजिन एलिजिनस है। ठीक है, एनएफटी टोकन डिजिटल ओनरशिप एसेट होता है। अभी आईएलओ में आपने देखा होगा, कुछ लोगों का कल जो है अमरदीप सर ने भी बताया था कि एनएफटी मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो जो लोग जो टॉप के होंगे उनको ज्यादा एनएफटी मिलेंगे, वो एनएफटी की अच्छी खासी वैल्यू होती है, आप एनएफटी पे जाकर थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। और प्राइवेसी क्वाइन, जो कुछ अनोनमस जो है ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके लिए प्राइवेसी क्वाइंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप थोड़ा बहुत अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी बिटकॉइन की हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिटकॉइन भाई देखिए, सबसे पहले क्या है कि लोगों का जो रुझान है इधर क्यों गया, है ना। बिटकॉइन ने कुछ ना कुछ ऐसा जो किया ना, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान चला गया कि बिटकॉइन जब आया था तो किस तरीके से आया, क्या प्राइस थी, अभी क्या है ना। तो लोगों ने सोचा कि भाई उस टाइम पे हमारे पास पैसे तो थे, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज होती तो शायद हमने पैसे बना लिए होते। ठीक है, तो बिटकॉइन को अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था सतोशी नाकामोटो के द्वारा। ठीक है, और 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक, जिसके बारे में देखिए अभी कल जो है बात हुई है, जेनेसिस ब्लॉक की भी बात हुई है, जो क्या कहते हैं आईएलओ में हुआ है। ठीक है, तो उसको आप जितना हो सके थोड़ा सा स्टडी करिए, क्योंकि जब भी स्टार्ट होता है तो जेनेसिस ब्लॉक से ही स्टार्ट होता है। 2010 में जो है फर्स्ट टाइम रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन हुआ था 10,000 बीटीसी फॉर 2 पिज्जा। तो ये वाला जो है जो चीजें हैं कि इस पर जो है बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन इसमें जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया कि भाई देखो सिर्फ 2 पिज्जा के लिए, मतलब कि मतलब रियल टाइम में लोगों ने बाय के लिए इस चीज को यूज किया। ठीक है, उससे जबकि देखा जाए क्योंकि उनकी नजर में उस बीटीसी को उस समय वैल्यू 2 पिज्जा के बराबर थी, इसलिए उन्होंने खरीद लिया। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको वो शायद पता नहीं हो कि भाई इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो बस ट्राई करना चाह रहे हो कि भाई देखो ये चीज से भी हमारा जो है ये यूज केस है। ठीक है, देखिए हम अंदर की बातें, हो सकता है कि इसलिए भी इस चीज को यूज किया गया हो ताकि लोग इसको समझे, इसकी पावर को समझे कि भाई आप सामान भी खरीद सकते हो। ठीक है, अब 2011 की बात की जाए तो बिटकॉइन नीचे से प्रायोरिटी विद 1 यूएसडीटी। ठीक है, तो ये इसका पेयर जो है 1 यूएसडीटी से फिर 2011 में हुआ, बिटकॉइन क्रॉस द 1,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। 2013 में $1,000 से ज्यादा की इसकी वैल्यू गई। ठीक है, 2017 में मेजर बुल रन आया, जिसमें क्या हुआ कि प्राइस इसमें बुल रन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसके प्राइस ऊपर गई 1,000 से सीधे 20,000। ठीक है, तो यानी कि जब ये इसका जब बुल रन, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रोथ, पेपाल सपोर्ट बिटकॉइन। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों ने जैसे पेपाल जैसे सपोर्ट बिटकॉइन भी बनाया गया। ठीक है, 2021 में बिटकॉइन हिट्स ऑल टाइम हाई जो 2021 में इस वक्त $69,000 के करीब गया। ठीक है, 2022 में मार्केट क्रैश हुआ, उसमें क्या हुआ, इसकी जो जैसे क्रिप्टो का जो नेचर है हाई वोलाटिलिटी। ठीक है, ये जो क्या होता है कि भाई आप आज जो है देखिए मुझे लगा 2-3 महीने पहले के लगभग 2-2.5 महीने पहले बिटकॉइन 1 करोड़ 27 लाख पे गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे भी किसी ने बाय किया होगा, नो डाउट किसी ने, ऐसा नहीं होगा कि कोई ना कोई तो होगा जिसने बाय किया होगा। अब मान लीजिए भाई उस समय भी बायर थे, अब इस समय लगभग $70,000 के करीब, 70 या 75 जो भी चल रहा हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि भाई अब $50,000 का गैप आ गया। ठीक है, तो 50-55 हजार डॉलर का जो गैप आया तो उसमें क्या हो रहा है कि जिसने बाय किया उसके लिए तो भाई लॉस हो गया ना।
तो उसके लिए लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है ना, तो इससे इसी वजह से इसको बोला जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता है, तो इस पे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करके, और या तो इसको लॉन्ग टर्म में देखिए, आपको जितना फंड लगता है कि हाँ इस फंड से आपको लॉस नहीं होगा, या फिर मतलब इससे आपका काम नहीं रुकेगा, ठीक है, इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि आप वो फंड लगा करके उसको छोड़िए लॉन्ग टर्म में, जैसा कि आप नॉर्मल टाइम पे करते हो, ठीक है। मैं तो एक सजेशन में से एक चीज देना चाहूंगी कि आप मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट चीजें होती है, मान लीजिए आप प्लॉट खरीदो, या फिर आप अगर मान लीजिए वो खरीदते हैं, मान लीजिए गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज अगर अगर एलआईसी भी लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या आप क्या 2 महीने 3 महीने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको उतना ही रिटर्न मिल जाएगा? जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोग फटाफट से बता सकते हैं क्या मिल सकता है, चैट में बताइए। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 से 3 महीने में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा रिटर्न मिल सकता है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। हम्म। चलिए, सब लोग थोड़े से एक्टिव हैं। मैंने कहा कि मैंने ज्यादा बोल दिया, कहीं सब लोग सोने तो नहीं लगे। चलिए, तो आप देखिए, सीधी सी बात है कि इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप इंस्टेंट रिजल्ट आप चाहोगे कि भाई आपको वो ग्रोथ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, ऑल टाइम हाई हुआ था, लेकिन वो मार्केट क्रैश हुई थी, उसके बाद इसका रेट नीचे गया था, ठीक है। तो उसके बाद 2023 और 2024 में रिकवरी फेज आया, जिसमें ईटीएफ अप्रूवल बूस्ट एडॉप्शन शुरू हुआ, और प्रेजेंट में बिटकॉइन सीन द डिजिटल गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एज ए डिजिटल गोल्ड ये कहला रहा है कि आप मान के चलो, अगर आप सोना खरीद के रखते हो, ठीक है, सोना खरीद के रखा तो वो फिजिकल है, और उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या है कि मान लीजिए आप भाई देखिए, मैं लेडीज हूँ, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि भाई देखिए, गोल्ड में हमने खरीद लिया तो खरीद लिया, अगर हम उसको जब भी जाते हैं ना किसी को सेल या कुछ भी करने, तो वो सबसे पहले कहेंगे आप एक्सचेंज करो, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं आपको कैश देने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर ऐसी, जैसे मान लीजिए आज आपको इमरजेंसी में कुछ फंड की जरूरत है, तो उस टाइम पे आप सोना लेके बेचने जाओ, तो क्या लगता है तुरंत पैसा आएगा? 100% आपको उसमें एक तो मजबूर होना पड़ेगा, प्लॉट हो चाहे जमीन हो, या फिर आपको किसी भी तरीके की जहां पे लिक्विडिटी जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपको मिलेगी, वो होगी आपको ये क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे, और इसके अलावा जो है अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे तो इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि ये जो बिटकॉइन है और जितने भी ऑल कॉइन्स है, सबसे ज्यादा इसमें मेन किस चीज का रोल होता है, तो सब ये बिटकॉइन कैसे बनेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझिए, माइनिंग क्या होती है ना। तो बिटकॉइन जो है माइनिंग के थ्रू बनता है। माइनिंग जो है एक ब्लॉकचेन नेटवर्क सिक्योर एंड वेरीफाई करने की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क से सिक्योर किया जाता है, इसमें ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक से जोड़ने का काम होता है, और ब्लॉक जोड़ने पर रिवॉर्ड और क्रिप्टो कॉइन मिलते हैं। माइनिंग से नेटवर्क डिसेंट्रलाइज रहता है, ठीक है। तो ये जो है, मैं माइनिंग को समझ माइनिंग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा वो होता है, मतलब इतना कन्वीनियंट नहीं होता है लोगों के लिए, थोड़ा सा मशीनें लगाना, बहुत सारी चीजें, वो आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी जो दो दो तरीके के क्वाइन होते हैं, एक माइनिंग होता है, दूसरा मिंटिंग होता है। तो तो अभी हम देख लेते हैं कि मिंटिंग क्या होता है, ठीक है। एक माइनिंग से क्वाइंस बनते हैं, दूसरा एक मिंटिंग से बनता है। तो पी और एस में मिंटिंग जो होता है उसमें मिंटिंग से माइनिंग से नहीं होता है, ठीक है। और क्वाइन स्टेक करके नेटवर्क सिक्योर करते हैं, यानी कि अगर हम मिंटिंग की माइनिंग अगर मिंटिंग की बात करें, तो यहाँ पर हम स्टेक करते हैं, और स्टेक करने के बाद नेटवर्क सिक्योर करते हैं, फिर रिवॉर्ड में नए क्वाइन मिंट होते हैं, ठीक है। और मैं अगर मिंटिंग की बात करें, तो मिंटिंग का मतलब ब्लॉकचेन पर नए टोकन और कंट्रोल्ड के क्रिएशन, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूल के हिसाब से होता है, जो कि जैसे मान लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर जितना बताया है, जितना रूल्स में लिखा होगा, उतने ही क्वाइन जनरेट होंगे। तो अगर हम माइनिंग की बात करें, तो माइनिंग को जैसे जो माइनिंग होती है उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क जो है माइनिंग के पर आधारित सिस्टम होता है। माइनर कठिन जो होता है, जो हार्ड जो है
जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद नया ब्लॉक बनता है। फिर इसमें बिजली और मतलब जो तो इलेक्ट्रिसिटी और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और नेटवर्क बहुत ही सुरक्षित, इसमें नेटवर्क जो होता है काफी सुरक्षित होता है, लेकिन ये महंगा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल में आप बिटकॉइन देख सकते हैं, लाइट कॉइन भी होता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक में देख सकते हैं कि इसमें जो है माइनिंग नहीं होती है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रूफ ऑफ लोग प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक, देखिए सीधी सी बात है कि जिस चीज में लोगों को कंफर्टेबल, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर बात की जाए कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी, आपको क्या कहते हैं हार्डवेयर रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को रखना पड़ेगा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना। इतनी सारी कॉन्सेप्ट अगर आपको दे दिया जाए तो मे बी कि यहाँ पे 70 से 80% लोग बोलेंगे कि भाई ये काम हम कर ही नहीं सकते, है ना। और 20% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई हमको बताइए कि कैसे पैसा लगा सकते हैं, कैसे करेंगे, है ना, थोड़ा सा वो सोचेंगे। फिर लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट सोचेंगे तो वो भी उसमें 10% कट जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि अल्टीमेटली निकल के आएंगे कितने लोग, हो सकता है 1 से 2% जो कहेंगे कि नहीं ये काम मुझे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये काम करते भी हो, फिर पता चला गवर्नमेंट बोल दे कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हो, आप ये चीजें कर रहे हो, तो आप मतलब ये चीज गलत है, हमारे कंट्री में ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो इसमें माइनिंग नहीं होती है, यूजर अपने कॉइन स्टेक करके लॉक करते हैं, जो कि सबके पास मोबाइल है। स्टेक के आधार पर वैलिडेटर चुना जाता है, वैलिडेटर ब्लॉक बनाता है, रिवॉर्ड कमाता है। बिजली बिजली खर्च नहीं होती, लगभग कम होती है, और तेज और सस्ता सिस्टम है। एग्जाम्पल इथेरियम जो पीओएस पे वर्क करता है, पहले ये पीओडब्ल्यू पर वर्क करता था, ठीक है, ये माइनिंग से ही बनता था, लेकिन अभी ये है, ठीक है। अब हमें इसकी मिंटिंग और माइनिंग में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। पीओएस में स्टेक करके अर्न होता है, पीओडब्ल्यू में मशीन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है। एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये एनर्जी जो है इसमें बचती है, इसमें हाई एनर्जी यूज होता है, और क्वाइन होल्ड करने पर रिवॉर्ड मिलता है, इसमें वर्क करने पर रिवॉर्ड मिलता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, और ये मतलब आपका जो है। तो मेरा जो है लगभग सेशन यहीं तक था, है ना। अब हम थोड़ा सा नहीं जी, अगर अभी फिलहाल आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। अभी सबको समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है? ये पीडीएफ किसने मांगा है? पीडीएफ कौन सा पीडीएफ? ये आपको जो कि अभी मैंने जो क्रिप्टो वाला बनाया है, ये वाला? ये मैं पहले स्क्रीन को स्टॉप कर देती हूँ। तो नहीं जी, अभी है कि नहीं है? जी मैम, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला। और जितने लोग यहाँ हैं, 202 लोग हैं। वॉइस आपकी चली गई, म्यूट हो गया है। एक तो मिनट। रे हाँ, मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक मुदस्सिर सर है, उनका एक क्वेश्चन है कि रेट कब तक